ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। हाँ दोस्तों, ये जो शायरी है ये पूरी तरह से बांग्लादेश पर फिट बैठता है। कुछ लोगों ने खता की और उसकी पूरी भुगतान वहां के लोगों को करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं, आज के वीडियो में समझेंगे कि बांग्लादेश में जो कू हुआ, जो सैनिक शासन आया एक तरह से, उसके बाद वर्तमान में क्या स्थिति है, वहाँ का माइनॉरिटी के साथ क्या हाल है। माइनॉरिटी इन द सेंस हम हिंदू और अदर जो रिलीजन के लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। देखेंगे हमारी व्यापारिक स्थिति कैसा है, ट्रेड कैसा चल रहा है, हमारे लिए सिक्योरिटी का क्या चैलेंजेस आए, और भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किस तरह से इस चीज़ों को देखा जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया है, समझेंगे कि पाकिस्तान का, चाइना का, इंडिया का, अमेरिका का क्या व्यू है इस पे। साथ ही ये समझेंगे कि हाल ही में कुछ आरोप शेख हसीना द्वारा लगाया गया अमेरिका पर, वो भी समझेंगे। सब कुछ डिटेल से एक एक करके समझेंगे। वीडियो 12 से 15 मिनट का होगा, कोशिश करिएगा कि सारा देखें। थैंक यू। अभी देखते हैं। आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हम लोग आज बात करने वाला है, जैसा हमने बोला कि शेख हसीना ने अभी ही अपने एक अनडिलीवर्ड मैसेज में कहा है कि देखिए 3 कारण है जिसके कारण उनको ये पद छोड़ना पड़ा। पहला तो शेख हसीना यूएस को बोला कि उसने कॉन्स्पिरेसी की और मुझे अपदस्थ करने के लिए, मुझे हटाने के लिए उन लोगों ने सारा प्लॉटिंग किया था, रेजिम चेंज करने का, क्योंकि शेख हसीना उसको कोऑपरेट नहीं कर रही थी यूएस को। दूसरा उन्होंने किया कि हमने रिजाइन इसलिए भी किया क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। एक कारण ये भी था क्योंकि वो शासन में थी, प्रधानमंत्री थी, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उसके जनता को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए पद से बड़ा उनके लिए जनता था। तीसरा ये हुआ कि उन्होंने एक शब्द यूज किया था, राजाकार। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वहां के स्टूडेंट को उन्होंने राजाकार कहा, तो उन्होंने सफाई दिया, क्लियर किया कि देखो पहले समझो कि राजाकार क्या होता है। राजाकार वो होता है जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, जब बहुत सारे जो प्रवासी, जो पहले जानते होंगे आप कि बांग्लादेश बनने से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था और जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ऐसे में क्या था, पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला और इस तरह क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, रिफ्यूजी इंडिया की तरफ घुसने लगे। इन रिफ्यूजी को रोकने के लिए अंततः भारत को इस युद्ध में कूदना पड़ा और इस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था उसी समय एक ऐसा ग्रुप था जो एक तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरा ऐसा ग्रुप था बांग्लादेश का जो पाकिस्तानी सेना का और या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साथ दे रहा था। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो साथ दे रहा था, एक तरह से गद्दार के रूप में उसको जाना जाता है, और ऐसे ही लोगों को राजाकार कहा जाता है। तो ऐसा लगा कि ये राजाकार स्टूडेंट को बोला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब समझेंगे कि प्रोटेस्ट क्यों किया गया, ये मैंने पहला वीडियो में बना दिया है, बस हल्का हिंट देंगे और फिर आगे निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि शेख हसीना ने अपने एक वक्तव्य में बोला भी कि देखो, अगर मैं यूएसए के सामने घुटने टेक देती तो मुझे पद को नहीं गंवाना पड़ता, कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं होती। क्या था, उन्होंने क्या कहा, शेख हसीना हैज रिवील्ड दैट शी कुड हैव रिमेन इन पावर इफ शी हैड गिवन सेंट मैरिटाइम आइलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल टू अमेरिका। ये साफ साफ कह रही हैं ये जो कॉन्स्पिरेसी हुआ, मुझे जो हटाया गया, रेजिम चेंज करवाया गया, इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मांगा था सेंट मार्टिन आइलैंड मुझे दे दो, और बहुत दबाव भी बनाया गया था। और उसके कुछ समय पहले ही इन्होंने भी बोला था, शेख हसीना ने, कि कुछ लोग पश्चिमी देशों द्वारा ऐसा दबाव बनाया जा रहा है और ऐसी एक नीयत इन लोगों के सामने में आ रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर कुछ एक नया कंट्री बनाया जो इस्लाम नहीं, ईसाई धर्म को मानता हो। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने पहले ही बोला था, लेकिन खुल के नाम नहीं लिया, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान में देख चुके थे कि यूएस के अगेंस्ट में इमरान खान ने बहुत आवाज उठाया था। आज उनका क्या हालत है आप देख रहे हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन हुआ। अब समझिए आगे अब क्या हुआ। शेख हसीना डिड नॉट गेट टाइम टू रिजाइन। अब इनके बेटा ने कहा कि देखिए, ऐसा स्थिति था कि जब वहां पर विद्रोह हुआ, प्रोटेस्टर क्या होते, पीएम के रेसिडेंस में घुसने लगे, उसमें रिजाइन नहीं कर पाई। इनके बेटा ने कहा, शेख हसीना के बेटा ने रिजाइन नहीं कर पाई और डायरेक्ट यहाँ आई है, एक चीज। दूसरा ये कि शेख हसीना ने क्या बोला, हिंट दिया था पहले
कि इसमें जो भी काम है, जो भी हुआ है रेजिम चेंज में, इन्होंने यूएस का हाथ है। देखिए मिंट का रिपोर्ट है, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, सब आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले रिजर्वेशन का इशू था, यूएसए का स्टेटमेंट आया था जब इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में कि फेयर इलेक्शन नहीं है। फिर यूएसए ने क्या बोला था कि एक पोर्ट दे दो, पोर्ट और आइलैंड दे दो मुझे, सेंट मार्टिन आइलैंड। दूसरा ये, तीसरा ये देखेंगे कि पाकिस्तान क्या चाहता था कि प्रो गवर्नमेंट बने, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट बने वो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बने। चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार की क्या भूमिका है वर्तमान में, ये समझेंगे। साथ में ये समझेंगे कि अभी जो विदेश नीति का देखेंगे तो भारत के पड़ोसी के साथ भारत का भी किस तरह से चीजें बना है उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। देखो अब क्या, शेख हसीना चार्ज अगेंस्ट यूएस, वही बात है, बार बार वही बोल रही कि यूएस जो है मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी किया और गवर्नमेंट चेंज करवाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथ में ये भी देखिए, मैंने जैसा कहा था कि कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था 14 जुलाई को सबसे पहले कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। 14 जुलाई को इन्होंने बोला था, एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि ये क्या है, रिजर्वेशन का इशू क्या है, तो उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन का इशू स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को मिलेगा, नहीं तो क्या राजाकार को मिलेगा, राजाकार को मिलेगा। तो राजाकार के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि गद्दार किस्म का लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ दिए थे जब ये बनाया जा रहा था, ये राजाकार की बात। इसी बात पे जनता ने, स्टूडेंट ने क्या सोचा है, या यूं कहे कि स्टूडेंट को सारा भ्रमित किया गया कि राजाकार स्टूडेंट को कहा गया क्योंकि वो रिजर्वेशन को हटाना चाहते थे। दूसरा है कि कुछ दिन पहले बोला गया कि यूएसए क्या चाहता था, एक कॉन्स्पिरेसी उसने किया, और कॉन्स्पिरेसी करके क्या किया, कुछ ऐसा प्लॉटिंग कर रहे व्हाइट मैन लोग जो एक क्रिश्चियन कंट्री बन जाए, कहां, बांग्लादेश और म्यांमार के पास। ठीक है, इतना आप समझ लिए, फिर आगे समझिए। अब क्या है कि समझो पहले कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये यहां है। अब यहां भी नहीं समझ में आ रहा है तो बांग्लादेश का जब देखोगे, ये बांग्लादेश का बॉर्डर तो म्यांमार से मिलता है। अब जब नीचे जाओगे तो एक तुम्हें छोटा सा आइलैंड दिखेगा, ये आइलैंड ऐसा है, यही सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसका बड़ा रूप ये है। अब इस आइलैंड को यूएसए द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे दे दीजिए, मेरे साथ एग्रीमेंट करिए और ये मुझे दीजिए, और बांग्लादेश ने इस चीज के लिए हामी नहीं भरी, और इस कारण से यूएस और बांग्लादेश में क्या हुआ, नाराजगी बढ़ गई। यही कारण है कि इलेक्शन को फेयर इलेक्शन नहीं बोला गया, क्योंकि ये चाहते थे यूएसए कि अगर मुझे ये आइलैंड मिलता है तो हमें क्या फायदा है। एक तो जैसा आरोप लगा रही हैं कि ईसाई देश एक बसाना था ताकि यहाँ जो बसेंगे लोग वो अमेरिका का साथ देंगे, और दूसरा ये कि चाइना को बैलेंस करने में फायदा होगा। ठीक है, ये चीजों को समझो, खाली एक एक करके सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो एक चीज तो आप बेसिक चीज समझ गए, अब ये समझो कि वहां तो जब गवर्नमेंट, वहां अब इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है, तो वहां एक चीज आया क्या, प्रोटेस्टर का। और जब प्रोटेस्ट हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पर एक माइनॉरिटी भी है, तो माइनॉरिटी को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा जा रहा है, चाहे कोई भी धर्म का हो। अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें बात क्या आई, बात ये आई कि यहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट एक तरह से परमानेंट गवर्नमेंट नहीं, अभी टेम्पोररी गवर्नमेंट बनी है मोहम्मद यूनुस की। ये नोबेल प्राइज विजेता है, 2006 में इनको प्राइज मिला था। ठीक है, इनके ऊपर भी शेख हसीना कई आरोप लगा के इन पर एफआईआर की थी, इस कारण से भी नाराजगी था, क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और बहुत ही अच्छा व्यक्ति माने जाते हैं। इनके बारे में ऐसा पूरा बांग्लादेश में एक सोच है कि ये बहुत अच्छे हैं और अच्छा करते हैं देश के लिए। ठीक है, दूसरी ओर कि अभी क्या हुआ कि मोदी जी जब इंटरिम गवर्नमेंट का इन्होंने शपथ लिया, तब इनको मोदी जी ने बधाई दिया और कहा कि जल्दी से स्थिति सामान्य होने की हम कामना करते हैं और फिर से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। दूसरी ओर उन्होंने बोला कि जो बांग्लादेश में हिंदू है, पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया, जो बांग्लादेश में हिंदू है और जो अदर माइनॉरिटीज हैं सबका आप ख्याल रखिए, प्रोटेक्शन दीजिए, ये मोदी जी ने कहा। दूसरी ओर देखेंगे कि अब इधर क्या हुआ कि माइनॉरिटीज के साथ जब इस तरह का आक्रामक रवैया अपनाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि अब बिहार भारत के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश का, लगभग 4100 किलोमीटर का। अब इसमें देखेंगे कि ओपन बॉर्डर है, ऐसे में बीएसएफ के लिए एक चैलेंज है कि अगर यहाँ पर जितने रिफ्यूजी आएंगे सबको रोकना। ऐसे में जितने भी बीएसएफ के जो कर्मचारी थे, जो भी सिक्योरिटी पर्सनल थे, सबको वापस छुट्टियां रद्द कर दी गई, सबको बुला लिया गया बॉर्डर पे। आप देखिए किस तरह से कितने लोग कूच बिहार के पास एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है बीएसएफ के पर्सनल और इन लोगों के बीच में कि आप लोग जाइए, यहाँ पर ये लोग हिंदू हैं,
कई ज्यादातर संख्या हिंदू का है और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ताकि इनको अंदर ले लिया जाए, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोका गया इन लोगों को। समझिए किस तरह का दिक्कत है। अगर रिफ्यूजी आएंगे, यही रिफ्यूजी के कारण 1971 में भी हमारा वार हुआ था पाकिस्तान के साथ। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम क्या होगा, अब आपको समझना होगा कि भारत के लिए कितने चैलेंज बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब माइनॉरिटीज पर आक्रमण हो रहा था, कई मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुजारियों को पीटा जा रहा है, हिंदू लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में लास्टली यूएन के चीफ जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो महासचिव है, उन्होंने कंडेम किया किसी तरह का भी रेशियल वायलेंस का, किसी तरह का वायलेंस, इस तरह का रेशियल वायलेंस नहीं होना चाहिए, इनका इन्होंने बहुत ही ज्यादा निंदा किया है। और दूसरी ओर देखेंगे कि खालिदा जिया, जैसे ही ये पाकिस्तान बांग्लादेश से इंडिया आई शेख हसीना, उधर खालिदा जिया को जेल से छोड़ दिया गया। अब समझिए एक पैटर्न समझिए। और खालिदा जिया कौन है? प्रो पाकिस्तान है, प्रो पाकिस्तान है। और इसके साथ एक क्या इसका स्थिति है कि भारत के साथ जब बांग्लादेश से इंडिया आई शेख हसीना, तो खालिदा जिया का एक आया वक्तव्य कि इंडिया और भारत, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अगर अच्छे रखने हैं तो शेख हसीना को हमारे हवाले कर दीजिए। इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। इसे समझ रह सकते हैं कि कितना कड़ा सोच रखा है इन लोगों ने शेख हसीना के प्रति। अगर शेख हसीना को हम किसी तरह से भी साथ दे रहे हैं तो बांग्लादेश अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझेंगे हम। देखिए, मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी को उन्होंने बधाई दिया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट बना है, उसमें एक एडवाइजर की भूमिका है जो लगभग पीएम के जैसा ही है। ठीक है, उनको बनाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि ठीक है, थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए हिंदुओं को, और भी जो अदर माइनॉरिटीज है वो सबको आप प्रोटेक्शन दीजिए ताकि उन लोगों के साथ कोई अत्याचार ना हो। दूसरी ओर देखेंगे कि जब यूएन तो अब रेशियल वायलेंस, जो रेशियल वायलेंस हो रहा था उसके खिलाफ तो उन्होंने बोला ही। साथ ही ये समझेंगे आप कि जो स्थिति बन रही है इसमें पश्चिमी कंट्री में सब साइलेंट है। चाहे आप यूरोप की बात कर लो, चाहे आप यूएसए की बात कर लो। अब यूएसए शायद बोलो, क्योंकि आरोप लगा दिया गया शेख हसीना द्वारा आरोप लगाया गया, तो हो सकता है अब बोला जाए। तो अब हम लोग वेट करते हैं कल का। अब देखो चीज क्या है, हमने ये समझ लिया कि यूएसए की भूमिका एक आइलैंड था, क्योंकि उनको आइलैंड चाहिए चाइना को बैलेंस करने के लिए, और जैसा आरोप लगाया कि एक ईसाई देश बसाना चाहते थे। दूसरी ओर देखें कि हमारे साथ क्या समस्या आएंगी, रिफ्यूजी ज्यादा बढ़ेंगे, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा दिक्कत में आएगा। अब आपको पता है कि अब क्या है, एक चिकन नेक का संकल्पना देखो, छोटी छोटी चीजों को देखो तो आपको समझ में आएगा। यहां क्या है? आर्मी शासन। यहां क्या है? आर्मी शासन। अब यहां भी एक तरह से क्या हो गया? आर्मी। यहां देखो केपी ओली है। केपी ओली भी क्या है? आप प्रो चीन, चीन का भी अच्छा है। ये भी यहां पर भी चीन घुसेगा, चीन और पाकिस्तान, यहां पर उसकी भूमिका बढ़ेगी। अब देखो, आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान कभी चाहेंगे कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे और इंडिया बहुत अच्छा ग्लोबल रूप से अपने आप को मजबूत कर पाए? आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, तो पड़ोसी के साथ हमको संबंधों को बढ़ा के रखना, अच्छा रखना है। तो अच्छा रखने की क्या स्थिति बन रही है इसी देश में? पड़ोसियों के साथ ऐसी स्थिति बन रही है कि हम अपने आप को, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बना पाए। एक हम अपना बहुत अच्छा अलाई बांग्लादेश, जो हमें बिफ्टेक में, सार्क में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ खड़ा दिखता था, अब बांग्लादेश को अध्यस्त करने के बाद हम वो भी साथी खो चुके हैं। तो भारतीय विदेश नीति के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो चुका है। अब देखो इसमें क्या है, अब भूटान को देखोगे, ये भी अपना एक एग्रीमेंट चाइना के साथ करना चाह रहा है कुछ क्षेत्र को लेके। तो कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। पहले भूटान जो पूरी तरह से भारत की स्थिति के हिसाब से काम करता था, अब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो 22 किलोमीटर का जो चिकन नेक है, यहां पर हमारे लिए चैलेंज है। अब अगर यहां पर चाइना मजबूत है, यहां पर भी अगर मजबूत हो गया, बांग्लादेश में मजबूत अगर हो गया, तो हम कहां पर रहेंगे? क्योंकि आर्मी शासन है। और चाइना को क्या चाहिए? वो इकोनॉमिक रूप से कहां हर जगह घुसना चाहता है, एक तरह से इकोनॉमिक रूप से डिपेंडेंट बनाना चाहता है इस तरह के देशों को, जो कमजोर देश बन जाता है। और फिर क्या होता है, उसके अपने हिसाब से शर्तों को मनवाता है। शर्त क्या मनवाएगा? हो सकता है कह दे कि भाई यहां पर मुझे कुछ दे दो एरिया, मैं यहां पर अपना सेना रखना चाहता हूं। नेपाल को तो कभी भी करवा सकता है,
बात रही भूटान की, तो हो सकता है उसको कुछ अच्छा ऑफर दे तो दे, अगर नहीं भी दिया तब भी यहाँ पर 2 एरिया पर यहाँ पर अगर कवर करेगा तो मुश्किल बढ़ेगी ही। तो आपको समझना होगा कि भारत की स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। अब देखो हमारा अफगानिस्तान में, अब पड़ोसियों की स्थिति देख लो। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब, अफगानिस्तान में आ गया तालिबान जिससे हम अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे हैं, नेपाल में केपी ओली, यहां भी रिश्ता खराब है, बांग्लादेश में आर्मी आ गई, यहां भी खराब, म्यांमार में आर्मी, यहां भी खराब। आप समझते जाओ, यहां पर क्या है, एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, अब बार्गेनिंग का खेल खेल रहा है भूटान। तो यहां पर समझना होगा कि कहीं ना कहीं चाइना के पाले में सारे के सारे लोग हैं। अगर चाइना के पाले में है तो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान और चाइना जो अलायंस बन सकता है, एक बड़ा अलायंस भारत के पड़ोसी देशों के, भारत के पड़ोसी देश बना सकते हैं एक अलायंस भारत के खिलाफ। तो इस तरह से, और भारत के लिए चैलेंज क्या है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में हमेशा रहता है। तो भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना देख रहा है, ग्लोबल रूप से एक ग्लोबल साउथ की संकल्पना को नेतृत्व करना चाहता है, तो अगर ऐसे में यही सिर्फ इसी जंजालों में अगर इंडिया फंसा रहेगा तो क्या ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर पाएगा? चैलेंज है भारतीय विदेश नीति के लिए, समझना होगा आपको। देखिए एक चीज आप समझिए, इसमें क्या है, भारत के और क्या नुकसान है, इफेक्ट क्या भारत पर, इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले देखो ट्रेड, सिक्योरिटी हुआ, और प्लस इन्वेस्टमेंट। और क्या, हमें कोई जियो स्ट्रेटजिक जो लोकेशन था जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं वो भी हमारे हाथ से निकलेगा। एक अच्छा पार्टनर को भी हम खो दिए। तो इतने सारे चीज सिर्फ बांग्लादेश को हमारे हाथ से निकलने से हो रहा है, हम इतने अच्छे अलायंस को हम खो चुके हैं। तो आपको समझिए, देखिए ये मैं सिर्फ अभी समझने के लिए बता रहा हूं कि इन चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश से हमारे संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो हमें किस तरह से नुकसान होगा। इसका एक डिटेल वीडियो जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे कि जैसे देख लो हमारा ट्रेड क्या है, लगभग 12 to 13 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं। इसमें क्या है, हम ट्रेड एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम सरप्लस में ही हमेशा होते हैं। दूसरी ओर क्या, हमारा बहुत सारे इंडियन का बहुत सारी कंपनियां बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, कारखाने हैं, तो सारे क्या हो रहा है, उन सबको नुकसान होगा। अब वो जब नहीं कर पाएंगे तो इनडायरेक्टली भारत को ही नुकसान है। अगर एक्सपोर्ट कम होगा और जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, इससे क्या होगा, सब पे एक घातक प्रहार हो रहा है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल जैसे देशों द्वारा। और किसके जाल में फंसे हुए हैं सारे देश, चाइना के। तो आपको समझना होगा, इन सारे जियो पॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा, यहाँ पर सब कुछ जो है कॉन्स्पिरेसी भी हो रहा है, सब अपने स्वार्थ के लिए खेल रहे हैं। और यहाँ पर अकेला अभी इंडिया पड़ा है, अभी यूएसए भी खुल के सामने नहीं आया है कि हमें जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में उस पर कुछ बोले। कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि अगर हम, यूएसए चाह रहा है कि कोई भी सरकार बने हमें वो बस आइलैंड मिल जाए। चाइना ये चाह रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट रहे बस स्टेबल रहे, हम इकोनॉमिक रूप से इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए। तो इस तरह से हर लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो आपको बस यही समझना है कि भारत की वर्तमान में स्थिति क्या है और किस तरह से भारतीय विदेश नीति को बदलना होगा। और इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल रहा है, इसमें देखते हैं क्या बदलाव होता है। जो भी बदलाव होगा आपके सामने वीडियो लाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।